नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक अभिवादन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संवाद इंडिया के मंच पर विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हम आपके सामने लेकर आते रहते हैं। आज भी उसी संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा हम आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुए हैं। संवाद इंडिया के मंच पर आज की हमारी चर्चा है पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय कुछ लोगों के द्वारा एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जहां पर सरकारी विभाग में कार्य करने वाले लोग के पास योग्यता नहीं होती है, उनके पास स्किल का अभाव होता है और सरकारी नौकरी पाने का उद्देश्य या उसमें कार्य करने का जो उनके पीछे एक मंशा होती है, उसमें ऊपरी कमाई करने का एक मंशा है, उनके पीछे एक सोच रहती है, एक उनकी मानसिकता होती है। तो इस तरह जो माहौल एक बनाया जा रहा है, एक धारणा बनाई जा रही है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है कि सरकारी विभाग में कार्य करने वाले लोग क्या केवल भ्रष्ट ही होते हैं? क्या भ्रष्टाचारी होते हैं वो लोग? क्या ईमानदार लोग नहीं होते हैं वहाँ पे? ये बड़ा सवाल है आज के समय में। तो इसी विषय पर हमने बात करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही वरिष्ठ पैनल जुड़ा हुआ है। संवाद इंडिया मंच पर हमारे अतिथियों का मैं स्वागत करता हूँ और उनका परिचय मैं अपने सभी दर्शकों से करा देता हूँ। हमारे साथ डॉक्टर आर के भटनागर जी जुड़े हुए हैं, जो रिटायर्ड आईएएस हैं और एक बड़े उच्च अधिकारी के तौर पर उन्होंने भारत सरकार को अपनी सेवाएँ दी हैं। उनका जो अनुभव है सरकारी सेवा में रहते हुए, किस तरह का उन्होंने कार्य किया, क्या योजनाओं को जो सरकारी योजनाओं को उन्होंने क्रियान्वित किया, उसके बारे में बताएँगे वो। इसके साथ हमारे साथ प्रोफेसर निवेदिता मलिक जुड़ी हुई हैं, जो कि इस समय एक डिग्री कॉलेज में प्राचार्य के पद पर कार्यरत हैं और वह लगातार छात्रों के बीच रहती हैं, उनके सपनों के बारे में जानती हैं, उनकी मेहनत के बारे में जानती हैं और उनका क्या दृष्टिकोण है सरकारी नौकरी और प्राइवेट सेक्टर के बारे में, वह हम आज इस चर्चा में अपने विचारों से हमें अवगत कराएँगे। साथ में डॉक्टर रविंद्र राणा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और अनेक वर्षों तक उनके पत्रकारिता जीवन का उनका अनुभव है और वर्तमान में वह एक निजी विश्वविद्यालय के अंदर मास कम्युनिकेशन विभाग में डीन के पद पर कार्यरत हैं। उनका लगातार अनुभव है कि उस सरकारी विभाग और जो निजी विभाग होते हैं, जो निजी संस्थान हैं, उनमें लगातार कार्य करने का उनका अनुभव है। और साथ में हमारे साथ डॉक्टर योगेंद्र विकल जी जुड़े हुए हैं। उनका भी एक लंबा अनुभव है संस्थानों में कार्य करने का और उनका क्योंकि कोरोना काल के अंदर उन्होंने बड़ा कार्य किया है। किस तरह सरकारी विभागों ने आम आदमी के लिए मदद करने के लिए लगातार मेहनत की है, उनके कर्मचारियों, उनके अधिकारियों ने। तो इस बारे में हम चर्चा करेंगे सभी अपने अतिथियों के साथ। संवाद इंडिया के मंच पर आज की चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाता हूँ, जिसमें एक राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल के एक पत्रकार के द्वारा किस तरह से सरकारी विभाग में कार्य करने वालों के लिए अपने जो उनके विचार थे, किस तरह से थे और सरकारी नौकरी की चाह में सरकारी नौकरी को पाने के लिए जो नवयुवक या नवयुवतियाँ जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने उनके बारे में अपने क्या विचार व्यक्त किए, उस पे बड़ी आपत्ति कई लोग जता रहे हैं, कई लोग दर्ज करा रहे हैं कि इस तरह की बातें किसी भी तरह से उचित नहीं है। तो जानते हैं, आप देखते हैं उस क्लिप के माध्यम से आपको ज़्यादा और क्लियर होगा कि किस तरह के विचार उन्होंने व्यक्त किए हैं। असल में हमारे देश में ऐसे युवा बहुत ही कम हैं जो स्किल्ड हैं और यही वजह है कि ऐसी सरकारी नौकरियों के लिए लंबी लाइनें लगती हैं जिनमें किसी भी खास कौशल, किसी भी खास हुनर या स्किल की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। सबसे ज़्यादा युवा इन्हीं नौकरियों को पाना चाहते हैं, लेकिन इन सरकारी नौकरियों में तनख्वाह बड़ी अच्छी होती है। सोचिए, आपके पास कोई हुनर नहीं है, कोई स्किल नहीं है, लेकिन तनख्वाह शानदार है, भत्ता भी अलग से मिलता है और ऊपर की कमाई अलग से होती है। और हमारे देश में एक बात अक्सर कही जाती है, वो ये कि भारत एक ऐसा देश है जहां बहुत सारे सरकारी कर्मचारियों को काम नहीं करने की तनख्वाह मिलती है और काम करने की रिश्वत मिलती है। ये बात हम सबके लिए तो नहीं कह सकते, सारे सरकारी कर्मचारी ऐसे नहीं हैं, ये बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। हमें लगता है ये मुद्दा आप सब से जुड़ा हुआ है और भारत के भविष्य से भी जुड़ा हुआ है। तो आज सबसे बड़ा सवाल बड़ी बहस का विषय बन चुका है कि क्या सरकारी नौकरियों में काम करने वाले लोग इसी मानसिकता के होते हैं? और हमने देखा कि सरकारी जो हमारे जो लोग रहे हैं, जिन्होंने सरकारी विभाग में काम किया है, उनके कार्यों के कारण, उनके योगदान के कारण कि देश आज हमारा उन्नति के पथ पर काम आगे बढ़ रहा है लगातार। देश जो हमारा सबसे प्रमुख राष्ट्रों में स्थापित हो चुका है दुनिया भर में, तो हमारे सरकारी विभागों के लोगों के योगदान के द्वारा ही वह आज ये सब कुछ संभव हो पाया है, क्योंकि लगातार चाहे बांध का निर्माण हो, चाहे सड़कों के निर्माण हो या विभिन्न तरह के जो भी विभाग हैं, चाहे हमारे सुरक्षा बल हैं, जो लगातार देश की सीमाओं पर खड़े होकर लगातार हम सबकी सुरक्षा करते हैं, पूरे देश की सुरक्षा करते हैं। साथ ही चाहे हमारे पुलिस बल हों, जो लगातार कानून व्यवस्था को बनाने के लिए काम करते हैं, चाहे रेलवे विभाग हो, चाहे चिकित्सा विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, अनगिनत विभाग हैं अगर हम बात करें पूरे देश के अंदर सरकारी, जिनके उसमें कार्य करने वाले लोगों के माध्यम से ही, उनके द्वारा, उनकी मेहनत के द्वारा ही देश हमारा लगातार आगे बढ़ा है। तो ऐसे में ये विचार व्यक्त करना बड़ा आपत्तिजनक है। इसी पे हमारी चर्चा है, तो शुरुआत करते हैं चर्चा की। डॉक्टर योगेंद्र विकल जी, विषय है कि सरकारी नौकरियों में जो लोग आ रहे हैं, उनके पास स्किल की कमी है, योग्यता की कमी है। कहीं न कहीं ऐसा परसेप्शन बनाया जा रहा है कि पूरा सिस्टम को एक प्राइवेटाइज़ेशन में कर दिया जाए, निजीकरण कर दिया जाए और कहीं भी सरकार की जवाबदेही
किसी भी विषय पर न रहे। लेकिन बात है कि सरकारी कर्मचारी या अधिकारी जो भी हमारे देश में रहे हैं और आज भी हैं, और उनकी मेहनत के परिणाम स्वरूप ही सारे संस्थान बने, और संस्थाओं के द्वारा ही जो देश की तरक्की है, उन्नति है, उसके मार्ग खुले। आपको क्या लगता है, क्योंकि आप खुद एक विभाग से जुड़े हुए हैं और आपने कोरोना में काल में जिस तरह से आपने कार्य किया है, तो जो अनुभव आपका, उस आधार पर आपको क्या लगता है, क्या आपका दृष्टिकोण है? देखिए, मेरा तो यही दृष्टिकोण है कि जो भी ये सब एजेंडा सेट किया जा रहा है, ये जानबूझ के किया जा रहा है, सरकारी कर्मचारियों को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है, ताकि नई भर्ती ना करनी पड़े, सरकारी कर्मचारी जो है वो नियुक्त ना करने पड़े, सरकार के ऊपर कोई बोझ ना हो, है ना? और सारी चीजें सिर्फ पैसे वालों के हाथ में हो जाएं। और जब सारी चीजें पैसे वालों के हाथ में हो जाएंगी, तो जो इस देश में 50 करोड़ लोग हैं, आज भी बेचारे जो मेहनत मजदूरी करते हैं, अपना गुजारा करते हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई वो सब बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और ये जो है देश इन इन हालातों में, ऐसे लोग जो भी ये सब एजेंडा सेट कर रहे हैं, उससे ये देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा, और ये देश जो है, इस देश की जो अर्थव्यवस्था है वो कोलैप्स कर जाएगी। तो मेरा तो यही इसमें विचार है कि भाई जो भी ये सब लोग कर रहे हैं, सुधीर चौधरी जैसों ने जो भी ये सब बता रहे हैं, वो सब बिल्कुल उसका कोई मतलब नहीं है किसी भी तरह का, और मैं उस चीजों से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। जो भी सरकारी हमारे सेक्टर हैं, पब्लिक सेक्टर हैं, वो सबसे बेहतर काम करते हैं, उनकी एक जवाबदेही होती है, प्राइवेट सेक्टर की कोई जवाबदेही नहीं होती है। मैंने खुद ने देखा है, मेरी खुद ड्यूटी थी, जब पंचायत चुनाव हुआ है, उस समय पे कोरोना काल चल रहा था, और पंचायत चुनाव में सब कर्मचारियों की ड्यूटी थी, मुझे भी जो है कोरोना हुआ उस ड्यूटी को करने के बाद। लेकिन प्राइवेट सेक्टर के लोग तो आराम से अपने घर बैठे हुए थे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन सरकारी कर्मचारी जो है वो चुनाव करा रहे थे, और इतने सारे लोग जो है उस चुनावी प्रक्रिया में बेचारे जो है इस दुनिया को छोड़ के चले गए, कि बाद में सरकार ने ये मना भी कर दिया कि नहीं नहीं, हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। और सुप्रीम कोर्ट ने को उसमें आगे आना पड़ा, और ऐसे लोगों को कुछ मदद की, जो है सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आदेश दिए थे, जिन लोगों को वो मदद हुई थी। तो मैं तो जो है सब लोगों की बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि पब्लिक सेक्टर जो है वो ही देश को आगे बढ़ाता है, प्राइवेट सेक्टर से कभी देश बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ेगा। धन्यवाद। जी, जी, जी। जैसा आपने कहा कि पब्लिक सेक्टर का जो महत्व है, वह किसी मायने में कम नहीं है। तो डॉक्टर निवेदिता मलिक जी, जैसा आपने सुना, और बाद में वही पूछता हूँ कि जो सरकारी विभाग के जो अधिकारी हैं या जो विभाग में कार्यरत लोग हैं, क्योंकि आपका एक अनुभव है, शिक्षण संस्थान से आप जुड़ी हुई हैं, प्राचार्य के पद पर आप कार्यरत हैं। तो ऐसे में जो बच्चों के अंदर जो जो नई पीढ़ी है, जो सरकारी विभाग में जाना चाहते हैं, प्रयास करते हैं, उनकी मानसिकता को भी आप कहीं न कहीं पढ़ती होंगी। क्या उनका सपना है देश की सेवा के लिए, किस तरह की जो विभाग है उनके लिए मेहनत करते हैं, उनमें प्रयास करते हैं कंपटीशन के द्वारा। और बिना कंपटीशन के किसी भी सरकारी विभाग में कोई भी व्यक्ति या कोई भी नवयुवक उसमें जॉब नहीं पा पाता एक अच्छे पद के लिए। तो हर जगह कंपटीशन है, उसकी जो स्किल है, उसकी जो योग्यता है, उसको प्रमाणित होती है उस कंपटीशन के द्वारा। आपको क्या लगता है, जब ये कहा जाता है कि योग्यता का अभाव है सरकारी कर्मचारी के अंदर, अधिकारी के अंदर, क्या आपका इसमें विचार है आपका? मैं चूंकि अपनी छात्राओं के बीच भी रहती हूँ और एक शिक्षक वर्ग है वो भी हमारे पास है, और उसमें भी 3 तरह की वैरायटी किसी भी कॉलेज में है, जिसमें एक तो कमीशन से अपॉइंटेड सरकारी हैं, एक यूनिवर्सिटी से अप्रूव्ड सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज के अंतर्गत कार्य करने वाले शिक्षक हैं, एक है जिनको मैनेजमेंट अपने आप रख लेता है। तीनों तरह के जब टीचर हमारे सामने होते हैं, जब यूनिवर्सिटी से कोई निर्देश आता है या सरकार से कोई निर्देश आता है, तो सबसे पहले वो दिया जाता है परमानेंट टीचर को। इसलिए क्योंकि उनकी एक जिम्मेदारी के साथ-साथ कार्य कुशलता भी होती है, क्योंकि वो उस कार्य कुशलता के पैमानों पर खरा उतर करके आते हैं। और जिस समय हम बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, प्रैक्टिकल करा रहे होते हैं, तो स्पष्ट निर्देश ये होते हैं कि सरकार वो परमानेंट टीचर ही कराएगा, वो ही बेहतर करा सकता है। ये एक व्यवहारिक जांची परखी स्किल्ड है, जिसके लिए किसी का प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है, ये सर्वविदित है। आप यूनिवर्सिटी का सिस्टम देखिए, यूनिवर्सिटी जब एग्जाम कराती है तो प्राइवेट कॉलेजेस के सेंटर ग्रांटिनेड में क्यों डालती है? क्यों उनको वो चाहिए सुपर उनमें ऑब्जर्वर्स चाहिए परमानेंट टीचर? क्यों उनको जो एसएस बनाती है वो वहां सेंटर्स पे, क्यों प्राइवेट वहां का जो संभाल रहा है मैनेजमेंट उस पर यकीन नहीं करती?
कि भाई वो एग्जाम सही से करा सकता है या उनको सही से लागू कर सकता है चीजों को, उनको क्यों ग्रांटेड कॉलेज या सरकारी कॉलेजों के साथ जोड़ा जाता है? इसका मतलब उनकी स्किल्ड लो है व्यवहारिक तौर पर। और मैं इस स्टडी को चाहूंगी कि भाई हम आगे एक स्टडी जरूर ऐसी करें जिसमें जिस तरह के दुष्प्रचार हो रहे हैं सरकारी आदमी के खिलाफ, उसको सह प्रमाण खारिज किया जा सके। एक हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी क्या यूनिवर्सिटी का सिस्टम अलॉट करने का, सेंटर का, परीक्षाओं का, एसएस बनाने का, ऑब्जर्वर बनाने का, इवन कि एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में अगर मैनेजमेंट कमेटी का भी इलेक्शन होता है तो उसमें भी यूनिवर्सिटी का ऑब्जर्वर जाता है तो परमानेंट टीचर ही जाता है। क्यों जाता है? उसमें कोई तो स्किल्ड होगी, वो खाली पैसे कमाने के लिए यूनिवर्सिटी थोड़ी ना भेज रही है उसको। 2,000 रुपए का मानदेय तय होता है उसका मात्र, और जिसके लिए वो काम करने जाता है। क्यों? और वो गर्व महसूस करता है इसमें कि मैं यूनिवर्सिटी का प्रतिनिधि बनकर के जा रहा हूँ, वहां चीजों को देखूंगा सही से इलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसका मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ सिस्टम को सही से काम करने की आदत भी सरकारी आदमी में ही होती है, और इस सरकारी आदमी के बिना कोई सिस्टम काम कर नहीं सकता। अगर प्राइवेट में इस तरह की चीजों को डाल दिया जाए तो ठीक है, फिर सरकारी एजुकेशन की भी क्या जरूरत है? प्राइवेट आपके इंस्टीट्यूट है, स्कूल है, वो पढ़ा दे रहे हैं आपको, 12th तक का सब ज्ञान दे दे रहे हैं। डिग्री कॉलेज में आकर बच्चा उच्च शिक्षा की ओर तरफ बढ़ता है या दूसरे क्षेत्रों की तरफ, रिसर्च की तरफ जाता है या दूसरी क्षेत्रों में जाता है, तो वहां जाने का उसका एक मकसद होता है कि ग्रामीण क्षेत्र का जो 80% बच्चा हमारे पास होता है, उसका ये होता है कि सरकारी नौकरी मिलेगी, पेंशन भी होगी, और पेंशन के साथ साथ एक सोशल सिक्योरिटी होगी। जितने भी आप डेवलप कंट्रीज आप देखें, जर्मनी देखें, फ्रांस देखें, जापान देखें, या खुद अमेरिका को देख लें, इंग्लैंड को देख लें, सोशल सिक्योरिटीज कितनी है उन लोगों के पास। आज हमारे पास सरकारी नौकरी के अलावा कोई सोशल सिक्योरिटी सरकार की तरफ से नहीं है। कोई सिस्टम ऐसा नहीं है जो किसी सीनियर सिटीजन को बिना उसकी पेंशन के कोई सहारा दे सके, किसी भी बीमारी की हालत में हो या किसी अन्य रूप में हो। तो सर इसलिए जो पेंशन है वो उसकी सेवाओं का किए हुआ काम उसको सरकार सोशल सिक्योरिटी प्रदान करती है, ये उस पर कोई मेहरबानी नहीं करती, क्योंकि उसने अपने जीवन के अधिकतम 25 साल, 15 साल, 20 साल वो अपनी सरकार की सेवा में करते हुए गुजारे हैं। वो उम्र के उस स्थिति तक पहुंच जाता है कि वो दोबारा एम्प्लॉयमेंट में नहीं आ सकता है, शारीरिक क्षमता नहीं होती है। तो जब सरकार के लिए उसने काम किया तो उसकी सोशल सिक्योरिटी कौन करेगा? सरकार ही करेगी। और सोशल सिक्योरिटी क्यों करेगी उसकी? क्योंकि उसने इस सिस्टम को सरकार के हाथ पैर नाक बनकर के उसका काम किया है। और बच्चों में भी प्राइवेट हम लोग एनईपी लागू कर रहे हैं, इसमें नेशनल जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, लाख प्रयास कर रहे हैं, कोशिश के हो रही हैं, एंटरप्रेन्योरशिप ये वो, लेकिन कोई सिस्टम ही नहीं है। प्राइवेट सिस्टम इज कोलैप्स्ड सिस्टम टोटली, क्योंकि हमारे यहाँ तो आवश्यकता बहुत है, जनसंख्या बहुत है, इसलिए कोई भी कंसेप्ट दे दीजिए वो चल ही जाएगा। लेकिन उसमें भी बच्चों की प्रायोरिटी होती है कि वो एक टीचर बने, वो एक सरकारी जॉब में कंपटीशन के थ्रू जाए, क्योंकि वहां उसे अपनी सिक्योरिटी के अलावा एक सम्मान भी मिलता है, एक जिम्मेदारी भी मिलती है, और प्राइवेट सेक्टर के शोषण से वो अपने आप को बचाना चाहता है। हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर में कोई रूल रेगुलेशन ऐसा नहीं है जो व्यक्ति को कोई भी जरा सी भी सुरक्षा देता हो कि 1 साल तो नौकरी उसकी रहेगी, उसको 10 दिन का नोटिस देकर के आप बाहर कर दीजिए, तो कहाँ जाएगा आदमी? उसकी स्किल्ड क्या करेंगी उस समय, जिस समय उसको बाहर का नोट थमा दिया जाता है नोटिस कि आप अगले महीने से नहीं आएंगे, तो उसकी स्किल्ड का क्या करेंगे आप? तो वो आदमी ये चाहता है कि मैं अपनी स्किल्ड को देश की सेवाओं के लिए दूं, लेकिन वो सिस्टम में देना चाहता है उसको। प्राइवेट सिस्टम आप अमेरिका की नकल कर रहे हैं, हम लोग यूरोप की नकल कर रहे हैं, लेकिन उनके प्राइवेट सिस्टम को डेवलप होने में 300 400 साल लगे हैं, और उस सिस्टम में उन्होंने उस चीज को अपनाया है कि रूल और रेगुलेशन से और ट्रांसपेरेंसी से वो चीजें चली हैं। कोई भी सिस्टम ट्रांसपेरेंसी से ही चलता है, और जिसमें ये ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो फिर ये सिस्टम ना प्राइवेट में चल पाता है, और सरकारी आदमी तो अपनी नौकरी से बंधा हुआ जिम्मेदारी के साथ काम करता है, उसके लिए लॉस प्रॉफिट मायने ही नहीं रखता है। तो मैं तो ये कहूंगी कि जो युवा है वो सरकारी नौकरी की ही चाह में रहता है, और होना भी चाहिए, क्योंकि एक परिवार में एक व्यक्ति अगर नौकरी करता है तो वो पूरे परिवार को संभालता है। प्राइवेट नौकरी में तो वो खुद का भी नहीं रहता, क्योंकि वहां कोई रूल रेगुलेशन नहीं है कि कितने घंटे आपको काम कराना है, कितना नहीं। आदमी इस लायक भी नहीं बचता है कि वो बुढ़ापे में अपना स्वास्थ्य तो ठीक से रख सके। ये बड़ी समस्या है प्राइवेट सेक्टर की।
कि उसमें आदमी अपना शारीरिक स्वास्थ्य भी बनाए रखे, ये भी बड़ी चुनौती है। तो इन सब पॉइंट्स को देखते हुए ये कहना कि सरकारी नौकरी जो इस तरह के सिरफरे मैं ही कहूंगी जिनको या फिर वो बात सही है कि कुछ माहौल क्रिएट करने के लिए इस तरह की चीजें प्लांट की जाती हैं, फैब्रिकेट की जाती हैं, ताकि सहजता से लोग उनको स्वीकार करने लगे। हाँ, सरकारी सिस्टम में कुछ कमियां हैं तो ठीक है, उसको सुधारने के लिए काम कीजिए ना। उसको रिजेक्ट, अब कोई जमीन आपकी खराब हो जाए तो उसको आप बेच थोड़ी डालेंगे, उसमें खुदाई करेंगे, पानी डालेंगे, खाद डालेंगे, ताकि उसमें फसल पैदा की जा सके। तो रिजेक्ट तो नहीं किया जा सकता इसको किसी भी तरीके से। बिल्कुल। जी जी, बहुत ही विस्तृत आपने बताया कि अगर कोई खामी है तो उसको दूर करा जाए, उसको सुधारा जाए, और सरकारी जो एजेंसियां, सरकारी संस्थान हैं, उनकी बदौलत ही आज सब कुछ जो भी आज हम बात करते हैं उन्नति की, तो वो है। तो मैं डॉक्टर आर के भटनागर जी के पास आता हूँ। भटनागर जी, जैसे कि आप तो क्योंकि खुद सरकारी अधिकारी रहे हैं, और जैसे पूर्व में भी बात ये आई कि जितने भी हमारे सरकारी विभाग हैं, चाहे वो हमारे अगर आर्म फोर्स हैं, चाहे सुरक्षा बल है, हमारे पुलिस विभाग है, या इनकम टैक्स है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, स्वास्थ्य विभाग है, मैं जितने भी विभाग हैं सरकारी विभाग, और उसमें एक से एक जो ऐसे प्रतिभाशाली और ऐसे योग्यता वाले अधिकारी रहे हैं जिनकी बदौलत आज देश हमारा दुनिया के जो प्रमुख देश हैं उसमें स्थापित हो चुका है। बांध के निर्माण हो, चाहे सड़कों के निर्माण से, विभिन्न तरह की योजनाएं सबके सामने हैं, और उनका ही फायदा उठाकर उनमें ही उनकी उसमें शामिल होकर लोगों ने अपनी तरक्की भी की है। अब क्या लगता है, जो सोच है कि निजीकरण ज्यादा होना चाहिए, निजीकरण से ही सारा फायदा है, अगर सारी व्यवस्थाएं निजीकरण कर, सबका निजीकरण कर दिया जाए, तो आपको आम आदमी की जो देश की हमारी जो आम समाज है, क्या वह उसके अनुरूप है? क्या समाज हमारा, जैसे डॉक्टर मलिक जी ने भी उसके प्रति एक बात कही थी, क्या लगता है आपको? कौशिक जी, बड़े अच्छे विचार दिए, बड़े विस्तार से उन्होंने सब चीजें बताई, और मैडम ने भी उसको आगे बढ़ाया और विके जी आगे बढ़ाया। एक बात बड़ी बड़ी अच्छी आई, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर। जो हमारे देश के संविधान निर्माता थे उन्होंने कहा पब्लिक सेक्टर भी होना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर होना चाहिए। एक में अकाउंटेबिलिटी है और एक में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। यदि कोई गलत काम करते हैं पब्लिक सेक्टर में तो दे विल गेट अ पनिशमेंट, और प्राइवेट में तो निकाल भागा देंगे एक दिन के अंदर। अब एक आदमी को हम नोटिस देते हैं कि तुम्हारी नौकरी खत्म, तो उसका परिवार क्या होगा? और पब्लिक सेक्टर में जिम्मेदारी भी है और काम भी है, काम का जो है वो असेसमेंट भी होता है। काम खराब होगा तो निश्चय जो है उस पर एक्शन लिया जाएगा। तो हमारे देश में जरूरत इसी की है कि पब्लिक सेक्टर होना बहुत जरूरी है। यदि प्राइवेट चला गया सारा सिस्टम तो थिंग्स विल बी आउट ऑफ कंट्रोल, और नोबडी विल बी देयर टू एग्जामिन द थिंग्स। कम से कम आज ये तो हो रहा है कि ये जो गलत काम कर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी को आकलन किया जा रहा है उनका। प्राइवेट में तो कोई जवाबदेही है ही नहीं किसी प्रकार की। आज जो तमाम काम हो रहे हैं प्राइवेट सेक्टर द्वारा, आई विल नॉट कमेंट मोर, लेकिन उसमें ये जरूरी है कि पब्लिक सेक्टर होना बहुत जरूरी है। यदि सारा पूंजीगत हो गया तो आप देखिए, जैसे मैडम ने कहा कि अमेरिका यूरोप में तो दे टुक 300-400 साल लगे उनको सिस्टम डेवलप करने में। हमारा तो अभी 75 ईयर्स में देश को आजाद हुए, अभी हम उसी को नहीं संभाल पा रहे हैं। और यदि चेंजेस हो रहे हैं, इसको अगर लागू हुआ तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे, ना यहाँ के रहेंगे ना वहाँ के रहेंगे। तो देश का विजन होना बहुत जरूरी है। हमें आगे भविष्य के जो हमारे लोग आ रहे हैं, व्हाट दे विल फील। आज रोड बन रही है, पेड़ कट रहे हैं, पेड़ कटे जा रहे हैं, पानी का अभाव होता चला जा रहा है, आबादी बढ़ रही है। ये सब पेड़ कट जाएंगे, पानी नहीं आएगा तो फिर आगे वाली आबादी को हम क्या देके जाएंगे? तो ये जो चीजें हैं ये बड़े सोचा चीजें करनी चाहिए। और भी आप देखिए जोशीमठ में पहाड़ों में कितनी रोडें बन रही हैं, कितनी चीजें बन रही है कि वहां पे सब पहाड़ जो है खिसक रहे हैं। तो डेवलपमेंट शुड बी देयर बट विद द बैलेंस अप्रोच होना चाहिए। और अभी तो लोग रोजगार नहीं दे पाए, कितने लाखों लोगों को हम लोग जो है वो खाना बांट रहे हैं। खाना बांट के भी हम लेकिन निकम्मा काम नहीं कर रहे, वो घर में बैठे खाना हमको मिल रहा है। वी शुड क्रिएट जॉब्स। 9 लाख नौकरियां खाली पड़ी अभी, लोकसभा में भी बयान आया, पहले ही बयान आया कि 9 लाख जगह खाली पड़ी हुई, क्यों नहीं बढ़ते उनको? सिस्टम को प्राइवेट करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, मैं समझता हूँ। दोनों चीजें हैं, सिस्टम में प्राइवेट भी रहे और पब्लिक भी रहे, तभी जो है वो आज 75 वर्ष हमने जो है वो इतना प्राप्त किया है। जो शायद आगे अगर सब प्राइवेट हो जाएगा तो फिर उतना मैं समझता हूँ शायद ना हो पाए। अपने विचार दिए, सही विचार, और ये किसी का कोई आलोचना नहीं है, क्योंकि हम देश के नागरिक हैं। मेरा फर्ज बनता है कि हम देश के बारे में सोचें कि क्या है अच्छा, क्या बुरा है। अगर हम कोई चीज को आलोचना कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि हम किसी की बुराई कर रहे हो। दिस इज माई व्यू, कि मेरा व्यू ये है कि देश के विकास के लिए दोनों होना बहुत बहुत जरूरी है, पब्लिक का भी और प्राइवेट का भी। इफ यू गो ऑल प्राइवेट तो
आई थिंक दैट विल नॉट बी गुड फॉर द कंट्री। और जो लोग ऐसा कहते हैं कि सर्विस में आने वाले ही निकम्मे होते हैं, पैसा कमाते हैं, ये बात बहुत ही गलत है। और ये सोच ही गलत है, ये सोच ही गलत है। जो आदमी नौकरी में आता है वो आता है सेवा भाव से आता है। ये तो पैसे चक्कर बाद में शुरू होता है 5-7 साल बाद। जब सिस्टम में आ गया, जैसे सिस्टम चल रहा है उसको करना पड़ता है, नहीं करेगा तो ही विल बी आउट ऑफ सिस्टम। तो ये सब मजबूरियां होती हैं जो काम करवाती हैं, वरना कोई ऐसा बंदा नहीं है जो इसलिए आता होगा मुझे पैसा कमाना है। ये सब चीजें बात की है और ये बड़ी बकवास है कि इससे विचारधारा को डेवलप किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है। आज कोई कुछ भी बोल देता है, कोई जवाब, कोई कंट्रोल ही नहीं है। अरे भाई तुम जो बोल रहे हो तुम्हारी ड्यूटी भी तो है, राइट तो है बोलने का, लेकिन ड्यूटी भी है। तो फुलफिल योर ड्यूटी एज वेल एज योर राइट। फ्रीडम ऑफ स्पीच का ये थोड़ी कि आप जो भी चाहे वो बोल दें अगेंस्ट द सिस्टम। इसलिए जो बोलिए सोच समझ के बोलिए, बैलेंस अप्रोच नहीं चाहिए। और मिडिल मिडिल पाथ, हमारा जो देश है मिडिल पाथ चला, मिडिल पाथ, ना राइट है ना लेफ्ट है, पर बीच में चल रहे हैं हम। तो वही सबसे बड़ा जो है वो एक प्रगति का एक माध्यम है कि हम मिडिल पाथ पे चल रहे हैं। हमारे रूस भी दोस्त है, अमेरिका भी दोस्त है। तो इसलिए हमने, चूंकि हमारे जो बड़े पुराने लोगों ने मिडिल पाथ को अपनाया, आज भी वही चीज हो रही है कि अगर इफ यू गो एक्सट्रीम तो नोबडी विल सपोर्ट यू। तो इसलिए हमको बड़े बैलेंस वे में काम करना है। और प्राइवेट सेक्टर को बहुत ज्यादा बढ़ावा देना उचित नहीं है। और ये भी कहना बहुत गलत है कि करप्शन पैसे कमाने के लोग नौकरी में आते हैं। बहुत ही गलत कंसेप्ट है। आई टोटली कंडेम दिस थिंग। और वी आर विद द ब्यूरोक्रेसी, वी आर विद द पॉलिटिकल सिस्टम। कि पॉलिटिकल सिस्टम के लोगों को भी इस बात को कंडेम करना चाहिए जो उन्होंने इस तरह का बयान दिया है। ये बात जो है बहुत अच्छी नहीं है देश के लिए और हमारे नौजवानों के लिए। थैंक यू। जी जी जी, बहुत सही आपने बात कही। और डॉक्टर रविंद्र राणा, जैसे आपने सभी को सुना, साथ ही मैं 2-3 बात और आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे कि प्राइवेट सेक्टर और जो गवर्नमेंट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर जिसे कहते हैं, कि इनके अगर पैरेलल दोनों बनाए जाएँ, दोनों को शक्तिशाली बनाए रखा जाए, तो उससे कहीं न कहीं बेहतरी की संभावना ज़्यादा होंगी, या पूरा निजीकरण कर दिया जाए, पूरा एक प्राइवेट सेक्टर को सब चीज़ें दे दी जाएँ, उसके जो नुकसान हैं या उसके जो फ़ायदे हैं, आपको क्या लगता है? और साथ में एक बात और जोड़ूँगा कि अगर हम बात करें निजीकरण की, अभी जैसे आप जानते हैं पेट्रोल पंप की अगर हम बात करें उदाहरण के तौर पर, कि सरकारी डिपार्टमेंट के द्वारा जो पेट्रोल संचालित हैं, जो है तो प्राइवेट लोगों के पास ही है जो संचालित कर रहे हैं, लेकिन सरकार का नियंत्रण उस पे कहीं न कहीं है, उसके दामों को लेकर सरकार ही तय कर रही है। एक अब प्राइवेट सेक्टर के पेट्रोल पंप की बात करते हैं, कि जब दाम बढ़े तो कुछ आपने देखा होगा कि जो प्राइवेट सेक्टर के पेट्रोल पंप थे वो बंद कर दिए उन्होंने। उनकी इच्छा के अनुसार है वो कब खोलें, कब बंद करें। तो ऐसे अगर हम बात करें सब निजीकरण कर दिया जाएगा, तो उसमें उनके अनुसार ही पूरी व्यवस्थाएँ संचालित होंगी, और उसके क्या नुकसान आप देखते हैं? इसके साथ जो सोशल सिक्योरिटी की बात कही डॉक्टर निवेदिता मलिक ने, कि अगर प्राइवेट सेक्टर को दे दिया तो नोटिस दे देते हैं 10 दिन का, 20 दिन का, तो सोशल सिक्योरिटी भी कहीं न कहीं प्रभावित होगी इससे। आपको सब पूरा अगर अवलोकन, पूरी समरी बात कही जाए तो अब क्या लगता है आपको? देखिए प्रशांत जी, 2-3 बातों का खास तौर पर जिक्र करना चाहूंगा मैं। एक तो जिस सोशल सिक्योरिटी की बात प्रोफेसर निवेदिता जी ने की है यहाँ, वो पब्लिक सेक्टर में भी बहुत बची नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में तो है ही नहीं। काम के घंटे तय नहीं है, वेतन कागजों में तय है, रियलिटी में तय नहीं है। कर्मचारी को हटाने की जो प्रक्रिया है वो इतनी शॉर्ट नोटिस पे है कि 1 महीने के नोटिस पर किसी को भी किक आउट कर दिया जाता है। तो वहां हायर एंड फायर की पॉलिसी चलती रहती है। वो यंग ब्लड को हायर करते रहते हैं, मैक्सिमम काम लेते हैं, और जब उसका थोड़ा सा वेतन बढ़ना शुरू होता है तो फिर उसको यंग ब्लड से रिप्लेस कर देते हैं। प्राइवेट सेक्टर की पॉलिसी जनरली ये होती है। तो ये जो अनसिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी है, इसकी वजह से ही देश का अधिकांश युवा आज सरकारी नौकरियों में जाना चाहता है। एक स्टडी ये बताती है, अभी ताजा अध्ययन ये बता रहा है कि लगभग 65% युवा आज सरकारी नौकरियों में जाना चाहते हैं। प्राइवेट सेक्टर में सिर्फ 7% युवा जाना चाहते हैं, और 19% युवा ऐसे हैं जो दोनों में से किसी में जाना नहीं चाहते, वो एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, अपना कोई काम करना चाहते हैं। जाहिर सी बात है कि इसमें ज्यादातर वही होंगे जो आर्थिक तौर पर समर्थ हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार की भी अगर हम बात करें, किस तरह से सरकार ने भी बैकडोर से सरकारी विभागों का भी निजीकरण किया है, इसकी एक वानगी आप देखिए कि ये 2022-23 के बजट के समय के फिगर्स हैं। सरकार ये बताती है कि 1 मार्च 2022 तक जो है 36,65,000 कर्मचारी जो है वो केंद्रीय
केंद्र सरकार के जो विभाग हैं उनमें काम कर रहे थे, और स्वीकृत पद उस समय जो है 40,78,000 थे, यानी 21% पद, 21.75% पद प्रतिशत पद उस समय खाली थे। ये मार्च 22 के फिगर हैं। फिर सरकार ये बताती है उसमें कि 2019 में जो संविदा पे जो कर्मचारी काम कर रहे थे केंद्र सरकार के विभागों में, उनकी संख्या थी 13% कुल कर्मचारियों का, और 2021 में संविदा पे काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या हो जाती है 24%। यानी आप देखिए कि सरकारी विभागों में भी किस तरह से श्रम कानूनों का उल्लंघन हो रहा है कि दुनिया भर में 8 घंटे काम करने का जो अधिकार है वो असंख्य बलिदानों के बाद मिला, और हमारे देश के लोग तो उसके लिए लड़े ही नहीं। आजादी के बाद जब हमारे संविधान निर्माताओं ने इस कानून को एडॉप्ट किया डेवलप्ड कंट्रीज से, तो एज इट इज उन्होंने उठाया और यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। हमारे देश के लोग 8 घंटे काम के लिए, अधिकार के लिए नहीं लड़े। तमाम देशों में इसके लिए कुर्बानियां दी लोगों ने, लोग जेल गए, मारे गए, सजाएं हुई, पुलिस ने गोलियां बरसाई उनके ऊपर, और तब 8 घंटे का अधिकार मिला। एक ही झटके में ये 8 घंटे काम करने का जो अधिकार है ये आज पब्लिक सेक्टर में भी छिन गया है। मैं देखता हूं कि बैंकों के कर्मचारी सुबह 9 बजे दफ्तरों में आते हैं, जिनको नकारा बताया जा रहा है, उन सेक्टर्स की बात कर रहा हूं मैं। 9 बजे सुबह आते हैं दफ्तरों में और वो रात में 9 बजे तक बैठे रहते हैं, लाइट्स ऑन करके, ग्राहक चले जाने के बाद भी रात के 9, 10, 11 बजे तक बैंकों का स्टाफ घरों में पहुंचता है। स्टेशन मास्टर्स, रेलवे के स्टेशन मास्टर्स 16 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। स्टेशन मास्टर्स की इतनी कमी वहां पर है, इतने स्टाफ की कमी है कि ओवर टाइम कर रहे हैं लोग, बीमार हो रहे हैं, उसकी वजह से हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे हैं, हेल्थ के चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। शिक्षकों की कितनी भारी कमी है, चिकित्सकों की कितनी भारी कमी है सारे अस्पतालों में। आप देखिए उनका जो सारा बर्डन है, वो जो चंद लोग बसते हैं, मैं देखता हूं कि मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल तक में डॉक्टर के सामने 100 मरीजों की, 150 मरीजों की लाइन होती है। कैपेसिटी है हर आदमी की काम करने की, उसकी क्षमताओं के बाहर जाकर के काम लिया जा रहा है सरकारी क्षेत्र में। ये श्रम कानूनों का उल्लंघन है, मानव अधिकारों का उल्लंघन है, जो सरकार भी कर रही है आज की तारीख में, और ये लंबे समय से चल रहा है। 90 से चल रहा है पूरा सिलसिला, जो अब बहुत स्पीड अप हो गया, बहुत सतह पर दिखने लगा है। इसमें मुझे लगता है कि बहुत बड़े लेवल पर रिफॉर्म्स की जरूरत है। श्रम कानूनों को सख्ती से लागू करने की जरूरत है। जिन श्रम कानूनों में ढील दी थी सरकार ने कोरोना के टाइमिंग में, बहुत सारे श्रम कानूनों में ढील दी थी, बहुत सारे श्रम कानूनों को खत्म कर दिया था। उसी का नतीजा है कि आज 12-12 घंटे काम लिया जा रहा है, सरकारी विभागों में भी, प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत जगह, और काम के घंटे तय नहीं है, वेतन तय नहीं है, मानकों के हिसाब से लोगों को वेतन और भत्ते नहीं मिल रहे हैं, उसके हिसाब से सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। और जिस सोशल सिक्योरिटी की बात होती है कि अगर आपका कर्मचारी है, उसके साथ कोई मिसहैपनिंग होती है, तो पब्लिक सेक्टर में फैसिलिटी होती है कि उसको सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, उसकी जो क्षमता घटी है उसके हिसाब से उसको काम देते हैं। प्राइवेट सेक्टर तो इसको कंसीडर ही नहीं करता, वो तो यंग ब्लड हायर करता है। हमेशा जैसे ही उम्र बढ़ती है आदमी की, उसको किक आउट कर देता है, फायर कर देता है, फिर यंग ब्लड हायर कर लेता है। तो ये जो सिलसिला है ये बहुत ही गंभीर है, ये देश को गलत रास्ते पर ले जा रहा है। इस पर तत्काल मंथन की जरूरत है, सरकार के स्तर पर, समाज के स्तर पर, राजनीतिक दलों के स्तर पर, बुद्धिजीवियों के स्तर पर, और नई पीढ़ियों को इसके प्रति अवेयर करने की जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है प्रशांत जी, अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम एक ऐसे समाज का निर्माण करेंगे जो भयावह आर्थिक संकट से जूझ रहा होगा, जहां जैसे आज 80 करोड़ लोग, भटनागर साहब ने जिक्र किया ना कि वो घर बैठे हुए उनको खाने के लिए दिया जा रहा है, कितने खराब ट्रैक पर हम उनको लेकर के जा रहे हैं। मालथस ने भी कहा था कि आपके पास और कोई काम नहीं है तो लोगों को की जेब में पैसा डालने के लिए आप गड्ढा खुदवाइए, गड्ढा भरवाइए। क्या देश में 100% सड़कें बन गई? क्या पूरे देश में बिजली का नेटवर्क बन गया? क्या पूरे देश में नहरों का जाल बिछ गया?
क्या पूरे देश में हर 2 किलोमीटर पर अस्पताल बन गया, हर 2 किलोमीटर पर स्कूल खुल चुका? क्या सारे जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो पूरे हो चुके हैं कि हम लोगों को काम नहीं दे पा रहे हैं? हर पेट के लिए भोजन की क्या स्थिति हम देख रहे हैं। हमारे जो विकास का हमारे जो विश्व गुरु बनने की जो हकीकत है वो ये है कि हमें 80 करोड़ लोगों को कोरोना के टाइम से अब तक और अगले 1 साल तक मुफ्त में खाने का अनाज एक्सटेंड करना पड़ रहा है। यानी कि 80 करोड़ लोग इस हैसियत में नहीं है कि वो इतना भी कमा सकें कि वो अपनी कमाई से खाने के लिए अन्न जुटा सकें, तभी तो सरकार को देना पड़ रहा है। एक और फैक्ट अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते ही जो है सारे अखबारों में खबर छपी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के तमाम डिपार्टमेंट्स में 9 लाख से ज्यादा वैकेंसीज हैं, सरकार उन्हें फुलफिल नहीं कर रही, वहां नियुक्तियां नहीं की जा रही हैं। नियुक्तियां जब होती हैं तो नियुक्तियों की स्थिति क्या है, किस तरह से पर्चे लीक होते हैं, किस तरह से उनके लिए मारामारी होती है। जब आप अनएम्प्लॉयमेंट के फिगर्स भी मैं देख रहा था अभी कि देश में अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्या है, तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की जो रिपोर्ट है CMI की, वो ये बताती है कि देश में इस समय लगभग जो है एवरेज 8% अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है और 2017 में 6% था, 2% बढ़ गया। और ये रिपोर्ट ये भी बताती है कि शहरी इलाके में ये अनएम्प्लॉयमेंट 10% है। हरियाणा में ये अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो 37% से ज्यादा है, दिल्ली में 20% से ज्यादा है जो देश की राजधानी है, राजस्थान में 28% से ज्यादा है, और हम ये देख रहे हैं त्रिपुरा में जहां इलेक्शन चल रहे हैं वहां 14% से ज्यादा है, बिहार में 19% से ज्यादा है। जब इतने बड़े पैमाने पर हमने बेरोजगारों को मरने के लिए छोड़ दिया है, इस हालत में छोड़ दिया है कि वो अपनी दैनिक जरूरतों के लिए कोई रिसोर्सेज नहीं बना पा रहे हैं, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है उनको, और चल क्या रहा है कि एक स्टूडेंट ग्रेजुएशन के बाद 3 साल 4 साल में वो ग्रेजुएशन करता है, 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, 3 साल रिसर्च करता है, 8 साल वो पढ़ाई में लगाता है, उसके बाद वो 7-8 साल तक अलग अलग तरह के एग्जामिनेशंस क्लियर करने के लिए कंपटीशन में बैठता है। उसके बाद वो अपॉइंट होकर के, उनमें से बहुत मामूली हिस्सा अपॉइंट होकर के नौकरियों में जाता है। और ऐसे लोगों को कुछ लोग बैठ करके ये कहते हैं कि ये भ्रष्ट लोग हैं, भ्रष्टाचार करने के लिए आए हैं, और ये नाकाबिल लोग हैं, ये अनस्किल्ड लोग हैं, वो उनको कहते हैं। मैं ये कहता हूं कि जो इस तरह का सवाल उठा रहे हैं उनके पास कौन सा स्किल है, कौन सा एग्जाम पास करके उस हैसियत में पहुंचे हैं जहां खड़े होकर के वो ये बात कह रहे हैं, किस तरह के एग्जामिनेशंस पास किए हैं उन्होंने, किस तरह के कंपटीशंस फेस किए हैं उन्होंने, किस तरह की लाइजनिंग करके वो उस हैसियत में पहुंचे हैं, पूरा देश जानता है। तो ऐसी स्थिति में इस देश की जो मेहनतकश जनता है, जो बहुसंख्यक आबादी है, उसको रोजगार के अवसर न उपलब्ध करा के हम उनको नाकाबिल साबित करें, हम उन्होंने जो डिग्रियां और जो सर्टिफिकेट्स हासिल किए हैं हम उन पर सवाल उठाएं, तो हम किस पर सवाल उठा रहे हैं? अगर सरकार के नुमाइंदे ये सवाल उठाएं तो उन्हें ये हक भी नहीं है, क्योंकि सरकार मॉनिटरिंग करती है सारी यूनिवर्सिटीज की और कॉलेजेस की। अगर अपने ही यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस से निकले हुए लोगों को सरकार अनस्किल्ड कहती है और एक एग्जाम लेकर के वो उनको फेल करके ये कहती है कि ये नाकाबिल लोग थे, काम करने लायक नहीं थे, स्किल्ड नहीं थे, तो सरकार पर सवाल है। ये सरकार ने आखिर किस तरह से किन एग्जामिनेशंस के थ्रू उनको जो है वो डिग्री और सर्टिफिकेट्स दिए हैं? सरकार का ही तो एजुकेशन सिस्टम है, सरकार ने जो प्राइवेट सेक्टर को दिया है, जो पब्लिक सेक्टर में चल रहा है, दोनों पर ही तो सवाल खड़ा होता है। वो तो किसी उसके लिए जवाबदेही कोई अमेरिका की या पाकिस्तान की थोड़ी है, उसके लिए भी हमारे देश की सरकार की जवाबदेही है। तो मुझे ऐसा लगता है ये जो कॉन्स्पिरेसी है बड़े लेवल पर, सारे देश के रिसोर्सेज को प्राइवेट सेक्टर को हैंडओवर करके और सेलेबल बनाने की, जिसकी जेब में पैसा हो वही सांस लेगा ताजी हवा में, जिसकी जेब में पैसा हो वही साफ पानी पी सकेगा, जिसकी जेब में पैसा हो वही अच्छे अस्पताल में इलाज करा सकेगा, जिसकी जेब में पैसा हो उसी को काम करने का और पढ़ने का अवसर मिल सकेगा। इस तरह से हम जो सीमित करते जा रहे हैं पूरी इकोनॉमी को, अल्टीमेटली इसका जो रिजल्ट होगा वो इकोनॉमिक कोलैप्स के तौर पर होगा, क्योंकि बड़े लेवल पर लोगों की परचेजिंग पावर कम होती चली जाएगी। हमने देखा दावोस में इंटरनेशनल समिट के पहले जिस तरह से ऑक्सफैम इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है, उसमें बताया कि जब कोरोना में लोग मर रहे थे, जब विकल जी ने बताया कि वो मौके पर मौजूद थे, उनके जैसे कर्मचारी, उनके जैसे अधिकारी, जब मौके पर जहां लोग मर रहे थे, डर रहे थे, अपनों के पास जाने से भी बच रहे थे, ऐसे हालात में सरकारी तंत्र उनका इलाज कर रहा था, घरों से घर घर जा करके
उनके लिए काम कर रहा था। ऐसे वक्त में कुछ लोगों की संपत्ति रातों रात 5,000 करोड़ रोजाना, 10,000 करोड़ रोजाना बढ़ रही थी। और वो ऑक्सफैम इंटरनेशनल की रिपोर्ट बताती है कि उसी पीरियड में जब लोग मर रहे थे, जब देश के बहुसंख्यक आबादी जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच भगाई जा रही, तब इस देश में अरबपतियों की संख्या 100 से बढ़कर के 162 हो जाती है उसी पीरियड में। तब कुछ लोगों की संपत्ति रातों रात बढ़कर के इतनी हो जाती है कि वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार हो जाते हैं। और एक तरफ बड़े पैमाने पर इस तरह की हालात पैदा हो जाते हैं कि 80 करोड़ लोगों को अनाज देने का जो जिम्मा है वो सरकार को उठाना पड़ता है। देखिए इस डिस्पैरिटी को, आप इस विषमता की खाई को देखिए कि एक तरफ जो अरबपतियों की संख्या है वो 100 से 162 हो जाती है और देश के 40% संपत्ति पर 1% लोगों का कब्जा हो जाता है। दूसरी तरफ आप देखते हैं कि बड़े पैमाने पर 80 करोड़ लोग इस हालत में आ जाते हैं कि वो अपने लिए 2 वक्त का अन्न और 2 वक्त का राशन नहीं जुटा पाते, उसकी जिम्मेदारी सरकार को उठानी पड़ती है। तो ये जो इकोनॉमिक मॉडल है ये देश को बर्बादी की तरफ ले जा सकता है अगर समय रहते इस पर हमारे नेताओं ने, हमारे राजनीतिक दलों ने, हमारी सरकारों ने, हमारे बुद्धिजीवियों ने इस पर समय रहते काम नहीं किया और हमारे युवाओं ने इस पर काम नहीं किया, तो निश्चित तौर पर एक बड़े संकट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है। जी प्रशांत जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जो आपने जो बताई जो व्यवस्था के बारे में आपने जो कहा, वास्तव में चिंता ये है कि जिस तरह की जो हमारी युवा पीढ़ी सामने आ रही है निकल के, उनके लिए हम रोजगार की जो उपलब्धता है वह सुनिश्चित नहीं कर पा रहे, तो बड़े सवाल है। लेकिन साथ ही चर्चा में ये निकल के आया कि जो सरकारी जो पब्लिक सेक्टर है उनकी जो अहमियत है उसको हम किसी भी तरह से कम नहीं कर सकते। बेसिकली चाहे आप निजीकरण की वकालत करें, निजीकरण को बढ़ावा दें, लेकिन साथ ही जो पब्लिक सेक्टर की जो अहमियत है, उनका जो योगदान है देश की तरक्की में। मैं आपको रोकना चाहूंगा। जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे, जब हम पढ़ रहे थे, तो एक प्रोफेसर साहब इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट जो बाद में बहुत बड़े बड़े पदों पर भी रहे, वो क्लास में पढ़ाते थे ग्लोबलाइजेशन जो है वो जनता के फेवर में है, लिबरलाइजेशन जो है वो जनता के फेवर में है। और वो 3 साल की छुट्टी लेकर के यूनिवर्सिटी से एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाने के लिए चले गए नोएडा। उस समय उनको यूनिवर्सिटी में वेतन मिलता था 50,000, प्राइवेट सेक्टर में गए वो 1 लाख में। 6 महीने अपने पूरे स्किल को उन्होंने प्राइवेट सेक्टर का एम्पायर खड़ा करने के लिए बेच दिया और 6 महीने बाद फिर वो लौट करके यूनिवर्सिटी में आ गए वापस। हमने उनसे पूछा, गुरुजी आपने कहा था कि लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन बेहतर है, तो आपको टिके रहना चाहिए था वहां, क्यों लौट आए आप? तो ये हालत है प्राइवेट सेक्टर की। और देखिए एक जो बहुत सारे शातिर लोग और पॉलिटिकल लोग इसका माइलेज लेने की भी कोशिश करते हैं। मैं देखता हूं कि ये जो बहस है ये प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉइज बनाम सरकारी सेक्टर के जो एम्प्लॉइज हैं वो ना हो जाए, इसके भी बड़े खतरे हैं। तो मुझे लगता है कि दुश्वारियां पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉइज की भी कम नहीं है, काम के घंटे उनके भी उतने ही हो चुके हैं, दबाव उनके ऊपर भी उतना ही ज्यादा है। एक एक आदमी कई कई लोगों का काम कर रहा है, वेतन भत्तों में उसके भी कटौती हो रही है। बिल्कुल ठीक, आपने चुनौतियां दोनों तरफ है, चाहे पब्लिक सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो। लेकिन जो पब्लिक सेक्टर की जो अहमियत है, जिसका योगदान है, उसको हम कम नहीं कर सकते हैं। बेसिक चाहे हम प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ाने की, उसको ज़्यादा और अपॉर्चुनिटी देने की हम बात करें, लेकिन पब्लिक सेक्टर का जो योगदान है देश की तरक्की में, देश की उन्नति में, वह सभी के सामने है। और पब्लिक सेक्टर में जो कार्यरत हैं, जो हमारे सरकारी कर्मचारी, जो सरकारी अधिकारी सेवा में इस समय कार्यरत हैं, उनकी बदौलत कोरोना काल जो समस्याएं देश ने भुगती थी, देश के सामने जो समस्या कोरोना काल में खड़ी हुई थी, उन्हीं सरकारी संस्थानों की वजह से ही उस कोरोना काल से निपटने में हम कामयाब हुए। और उसकी जो दुश्वारियां पैदा हुई थी उस काल के अंदर, उसमें से निकलने में सरकारी सेवा संस्थानों के द्वारा ही बहुत बड़ा योगदान उनके कर्मचारियों का, उनके अधिकारियों का रहा है। और जैसा कि आप सभी ने इस चर्चा में अपने विचारों से बताया कि किस तरह से सरकार, जो पब्लिक सेक्टर है, उसका जो योगदान है, और जो एक बात बनाई जा रही है, परसेप्शन बनाया जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर की वकालत की जा रही है। और जैसे डॉक्टर रविंद्र राणा ने कहा कि कहीं ये लड़ाई पब्लिक सेक्टर बना, जो उनके कर्मचारियों के अधिकारों की लड़ाई ना बन के रह जाए केवल प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की, उसमें भी हमें बचना पड़ेगा। और साथ ही सरकार को भी ध्यान देना पड़ेगा कि कोई भी ऐसा माहौल देश में ना बने जिससे कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उनके सपने हमें कहीं टूटते हुए दिखाई दें। तो इसलिए सरकारी जो नौकरियों में जो भी जितनी भी अपॉर्चुनिटी हैं उनको सरकार खोले बच्चों के लिए, छात्रों के लिए,
और साथ ही एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, उस पर चर्चा में 2-2 मिनट का आपसे और जानना चाहूंगा कि जो पेपर लीक की घटनाएं सामने आती हैं विभिन्न प्रदेशों में, ये एक प्रदेश का मामला नहीं है, विभिन्न प्रदेशों में ऐसी समाचार लगातार सामने आते हैं कि पेपर लीक हो गया। जो बच्चे लगातार मेहनत कर रहे हैं, महीनों महीनों मेहनत करते हैं, उनका पेपर से एक दिन पहले, एग्जाम से 1-2 दिन पहले सपना एकदम टूट जाता है, ब्रेक लग जाता है उसमें, जब पेपर लीक होने की समाचार सामने आते हैं। इसमें दो तो संक्षेप में सबकी टिप्पणी चाहूंगा मैं। तो मैं विकल जी के पास आता हूँ। विकल जी, आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या सरकार को क्या इसमें कदम उठाने चाहिए जिस तरह की जो घटनाएं वह ना हो और जो छात्रों की जो मेहनत है वह मतलब टूटती दिखाई ना दे हमें? योगेंद्र विकल जी। देखिए सर, मुझे तो ये लगता है कि इसमें सरकार कोई कदम नहीं उठाना चाहती और ये सरकार की ढील है जो पेपर आउट हो रहे हैं, जो जहां सेंटर लगाए जाते हैं। मैंने देखा है कि मैं तो मेरठ में देखता हूं कि प्राइवेट कॉलेजेस में ये बड़े बड़े सेंटर लगाए जाते हैं, बनाए जाते हैं, जहां ये हमारे कंपटीशन के एग्जाम होते हैं। और मैं समझता हूं कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। हालांकि सरकार इस पर ध्यान कुछ नहीं दे रही है और कोई भी ऐसे पेपर नहीं हो पा रहे हैं। मैं तो यूपी की बात कर रहा हूँ, ऐसे तो सब प्रदेश के यही हालात हैं कि कोई भी ऐसा पेपर नहीं है जो आउट नहीं हो रहा हो और सरकार बिल्कुल निष्क्रिय है इस मामले में। सरकार की कोई मंशा नहीं है। वो समझती है कि भाई ठीक है, अगर जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो लोग मेहनत कर रहे हैं, बच्चे मेहनत कर रहे हैं, वो हताश हो जाएंगे तो वो इस सेक्टर से भाग जाएंगे और वो प्राइवेट सेक्टर में की तरफ जाके अपना नौकरी ढूंढेंगे। उनमें इस पर से बिल्कुल एक विश्वास खत्म हो जाएगा और मुझे लगता है कि सरकार को इस पे वैसे काम करना चाहिए जो नहीं हो पा रहा है प्राइवेट सेक्टर में। जी 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 जी। डॉक्टर मलिक जी, मैं भी आपसे इसी वाले प्रश्न को आपके पास भी मैं लेके आता हूँ कि जो जब पुल प्रूफ की व्यवस्था बनाने की बात कही विकल जी ने, आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या कारण है कि सरकार वो व्यवस्था इतनी मजबूत क्यों नहीं कर पा रही कि पेपर लीक ना हो? कि पेपर लीक की घटनाएं लगातार सामने आती हैं और हर प्रदेश में आती हैं इस तरह की घटनाएं, क्या लगता है आपको? इसके 2-3 कारण हैं प्रशांत जी। एक तो ये कारण है कि बहुत बड़ी संख्या में जो होते हैं वो आवेदनकर्ता होते हैं, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये किन प्रकार नौकरी पाना ही चाहते हैं और इसमें जो थोड़े शरारती और दुष्प्रवृत्ति के लोग होते हैं, पेपर आउट करा के उन लोगों से पैसे कमाए, तो एक इकोनॉमिक मॉडल एक बीच में डेवलप हो गया है। वो पेपर उन्हें दे ना दे, झूठा दे दे, सच दे दे, पर वो उनसे एक पैसा उगाई का भी एक तरीका बीच में एक कुछ लोग डेवलप कर लिए हैं। वो हर पेपर में ये देखने को सिनेरियो मिल रहा है। एक उसकी वजह से एक वो चूंकि मजबूर होते हैं कि उन्हें ये किन प्रकार नौकरी पानी है, बड़ी संख्या में होते हैं, हताश पहले ही हो चुके होते हैं क्योंकि इतनी लंबी समय हो चुका होता है आवेदन करते करते, वो नहीं जाता। तीसरा, इसमें सरकार के सिस्टम की पूरी ढील है कि विजिलेंस इन चीजों में नहीं होती प्रॉपर। जिस दिन एग्जीक्यूशन जब फेल होता है तो आपका जुडिशरी इंटरफेयर करता है। एग्जीक्यूशन में सरकार आती है। सरकार जिस दिन ये तय कर देगी कि जिस अधिकारी के अंडर में ये पेपर होना तय हुआ था, जिस एजेंसी के अंडर में हुआ था, अगर उसका पेपर लीक होने से जो नुकसान हुआ है, हर बच्चे के आवेदन में लगे गए पैसे को मिला करके डबल देना पड़ेगा। ये जिस दिन तय हो जाएगा, पेपर आउट होना बंद हो जाएगा। लेकिन जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी सरकार को। भाई ये अगर होता है, ठीक है, आप पेपर आउट कर दे तो वो तो एक वही नॉर्मल मैसेज। इसका मतलब अगर सरकार नहीं कर पा रही है इस काम को, ये काम करना बहुत मुश्किल नहीं है। सरकार के पास अधिकारी है, एजेंसी है, नियम है, सब कुछ है, वो कर सकती है प्रावधान बना करके। लेकिन अगर वो नहीं कर पा रही है तो इसका मतलब वो ये मैसेज देना चाहती है कि आप बार बार आइए और एक हमारा आय का साधन भी है। एक आदमी भरता है फॉर्म, उसमें 1500-1600 रुपए का ड्राफ्ट लगता है, किसी में 700-800 का लगता है। करोड़ों बच्चे उसमें फॉर्म भरते हैं, उसकी इतनी इनकम हो जाती है, बीच में दलाल भी कमा ले जाते हैं, बच्चे वापस अपना घर लौट जाते हैं, हताश होके ना कुछ इधर उधर सेटल हो जाएंगे क्योंकि वो तो संगठित है नहीं कि इस रूप में कुछ कार्य कर सके, ना करने की स्थिति में होते हैं, वो किसी पद पर नहीं होते हैं, तो रोजगार के लिए सड़क पर व्यक्ति होता है, तो वो ऐसी स्थिति में होते नहीं कि वो कुछ विशेष प्रयास इसके लिए कर पाए। बस सिर्फ इतना कि 2-4 दिन आंदोलन हो, सरकार उस पर पुलिस लंडेर चलाए और वो तितर बितर होके अपने अपने घर चले जाते हैं। तो इसमें जिस दिन सरकार का ये ढीलापन ये मैसेज देता है कि वो सरकार की नौकरियां या उसकी सुचिता को बनाए रखने में उसका शायद इसीलिए इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि वो सरकारी नौकरियां को खत्म थोड़े थोड़े धीरे धीरे करके कम करना चाहते हैं।
जबकि ये ठीक नहीं है, सिस्टम के लिए भी ठीक नहीं है, अपनी युवा एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए भी देश हित में बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जो एनर्जी आपको युवा के रूप में मिल रही है, आप उसके 10 साल सड़क पे खत्म करवा दे रहे हैं, उसके आर्थिक संसाधन भी खत्म करवा रहे हैं। ऐसी हताशा का व्यक्ति अगर कल को नौकरी भी पाएगा तो क्या सिस्टम के लिए काम करेगा? तो ये तो बिल्कुल भी देश के हित में नहीं है। इस पर वास्तव में काम करने की जरूरत है, और एग्जीक्यूशन का काम नेचुरली सरकार का ही है, तो उसी को इसमें कड़े कदम उठाने होंगे। अभी तक ऐसा लगता नहीं है कि कहीं हुआ। जी 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 भटनागर जी, मेरा अभी आपसे यही सवाल है कि जो पेपर लीक की जो घटनाएं सामने आती हैं, और साथ में जैसे मलिक जी ने काफी सारी बातें बताई इस बारे में कि जो सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं वह इतनी वीक क्यों प्रदर्शित होती हैं जब पेपर लीक हो जाता है, तो ऐसी व्यवस्थाएं क्यों नहीं बन पाती कि पेपर लीक की घटनाएं कभी सामने ना आए? क्योंकि पेपर लीक होने से बहुत सारे छात्रों का, बहुत सारे युवाओं का सपना टूटता है जो मेहनत कर रहे हैं एग्जाम में जाने के लिए। आपको क्या लगता है, क्या कारण है? आपको क्या सुझाव है आपके, क्या लगता है आपको? आप देख रहे हो 70 वर्षों में तो इतना लीकेज कभी हुआ नहीं। 70 वर्षों में आज ये 4-5-6 साल से ही ये लीकेज हो रहा है कि चाहे वो कोई भी एग्जाम को लीक हो जाता है वो। तो सिस्टम में कहीं ना कहीं दोष है और सबका इसमें इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जा रहा है। जो छात्र एप्लीकेंट बेचारे पैसा देके फॉर्म लेता है, उसका पेपर उसका वो हताश हो जाता है वो कि मैं तो इम्तिहान देने आया था, यहाँ पेपर लीक हो गया। कितना बड़ा भाई इन्वॉल्वमेंट है पैसे का। अगर 10-10 रुपया भी लगा रहे हैं आप किसी एप्लीकेशन फॉर्म पे, कितने लाखों लाखों रुपए इकट्ठे हो जाते हैं। और एक मिनट में कह दिया कि साहब वो एग्जाम पोस्टपोन हो गया, अब जब होगा तब होगा। इसलिए आचरण बच्चों के हाथ में आती है। तो सिस्टम में कमी बहुत ज्यादा आ गई है। शक्ति की, जैसे मैडम ने कहा कि एग्जीक्यूशन काम करना जो है वो अधिकारियों का है। शक्ति होनी चाहिए, शक्ति होगी तो आप समझिए कि ये चीजें रुक जाएंगी। कहीं ना कहीं कमी जरूर सिस्टम के अंदर आ गई है, जिसके लिए सभी लोग जिम्मेदार हैं। और ध्यान देना चाहिए उन स्टूडेंट्स का जो बेचारे एप्लीकेंट है, जो आते हैं बड़ी उम्मीदों से आते हैं, कितना हताश हो जाते हैं वो तो गॉड नोज क्या वो लोग करते होंगे, उनके माँ बाप क्या करते होंगे। तो इसलिए जैसे मैडम ने कहा है कि शक्ति होना बहुत जरूरी है और जिम्मेदारी फिक्स की जानी चाहिए। जिस सेंटर पे पेपर लीक हुआ है कोई रिस्पॉन्सिबल है, उस पर फाइनेंशियल भी लगाई जाए पेनल्टी, और सख्त सख्त कदम उठाए जाने चाहिए उसके ऊपर। सिस्टम में कमी है, इसका इसका तो बहुत उपाय होना चाहिए, कारगर उपाय होना चाहिए इसके लिए। तो आप देखिए वहां पे भोपाल में व्यापक घोटाला हुआ, तमाम घोटाले हो रहे हैं, वो जांचें सब ठप हो जाती है, पता नहीं क्या होता है क्या हो जाता है। इसलिए दिस इज वेरी वेरी दिस मैटर। जी जी थैंक यू। डॉक्टर रविंद्र राणा जी, आपको क्या लगता है कि पूरा जो सिस्टम है, जो पेपर को कंडक्ट करता है, पेपर की जो व्यवस्था बनाता है एग्जाम करवाने की, तो कहीं ना कहीं व्यवस्था में ही कुछ ऐसा है कि जो लोग पेपर लीक करवाने वाले जो लोग होते हैं वो उसका फायदा उठा लेते हैं? क्या मतलब पूरा सिस्टम, आपको किस नजर से आप पूरे सिस्टम को देखते हैं? क्योंकि ये, जिसमें ना पहले कहा कि एक प्रदेश की नहीं, विभिन्न प्रदेशों में इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। प्रशांत जी, मैं खुद को कनेक्ट करता हूँ विकल साहब की बात से, प्रोफेसर निवेदिता जी से और भटनागर साहब से। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें सुधार किसी दरोगा, एसएसपी या डीएम के खिलाफ कार्रवाई से नहीं हो सकता। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि अगर कोई आदमी नियमों का उल्लंघन करता है, संविधान का उल्लंघन करता है, कानून तोड़ता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कानूनी। तो मुझे लगता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सरकार की है कि वो एग्जाम कंडक्ट कराए और लोगों को नौकरी दे फेयर तरीके से। हमारे देश में परंपरा रही है कि मामूली विमान दुर्घटना हो, रेल दुर्घटना हो, तो रेल मंत्री और नागरिक उड्डयन मंत्री इस्तीफा देते रहे। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करते हैं। वो कहते हैं कि ये किसी स्टेशन मास्टर का फेलियर नहीं है, एज ए रेलवे मिनिस्टर ये मेरा फेलियर है कि ये एक्सीडेंट हुआ और इतने लोग मारे गए क्योंकि हम ये मेंटेन नहीं कर पाए, इस पटरी को ठीक से, इस ट्रेन, इस रूट को ठीक से मेंटेन नहीं कर पाए। इस नैतिकता का देश है भारत। और आज हालात ये हैं कि बेशर्मी के साथ बड़े पदों पर बैठे हुए लोग इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेते नहीं हैं और किसी दलाल को पकड़ करके, किसी माफिया को पकड़ करके, किन्हीं 4 लड़कों को पकड़ करके रिस्पॉन्सिबिलिटी तय कर देते हैं कि ये सब इन 100 लड़कों की वजह से हो रहा था, इन 50 लड़कों की वजह से हो रहा था। क्या मजाल है 10, 20, 50, 100 बेरोजगार लड़कों की कि वो इतने बड़े सिस्टम में सेंध लगा दें, जब तक कि उसमें बड़े लोग शामिल नहीं हो, जब तक कि सरकार की मंशा, सरकार चाह ले तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता कहीं।
तो मुझे लगता है कि जो ये जिम्मेदारी बड़े लेवल पर तय होनी चाहिए और नैतिक जिम्मेदारी बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों को लेनी चाहिए और उनको इसके इंतजाम करने चाहिए। लेकिन चूंकि जब नियत में खोट है, और मैं विकल साहब से सहमत हूं कि पूरे सिस्टम को डिफेम करने की जब नियत हो जाए, जब कंपैरेटिवली कहें कि प्राइवेट सेक्टर स्किल्ड लोगों के लिए है और पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले लोग अनस्किल्ड हैं, वहां भ्रष्टाचार होता है नियुक्तियों में, सिलेक्शन का प्रोसीजर ही उनका करप्ट है और वो भर्ती होने के बाद फिर पैसा लूटते हैं जनता से। जब ये इमेज बनाई जाए, जब ये साजिश हो, तो फिर ये नियत कहां से है? तो इस साजिश में नीचे से ऊपर तक तमाम बड़े लोग शामिल दिखते हैं। जी प्रशांत जी। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि कहीं ना कहीं पूरा जो जिम्मेदारी लेने का जो अभाव है वह दिखाता है कि जिम्मेदार लोग अपनी जिम्मेदारी से बचते ही हैं और साथ ही कुछ लोगों को पकड़कर पूरी एक उन पे सारी जिम्मेदारी डाल देते हैं कि लोगों की वजह से सब चीज़ हो रही है। लेकिन बात है कि व्यवस्थाएं सुधरे कैसे, व्यवस्था को कैसे ठीक किया जाए जिससे कि जो नवयुवक हैं, जो नई पीढ़ी है, उनके सपने कहीं ना कहीं टूटे ना और उन्हें का जो भविष्य है वो उज्जवल बना रहे। आज की चर्चा बहुत ही सार्थक तरीके से और गरिमा के साथ जिस तरह से आपने विचार व्यक्त किए वह निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे दर्शकों को चर्चा जरूर पसंद आएगी। और इन शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम भी देते हैं और साथ ही इस चर्चा में को उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए अपने विचारों से मैं जो हमारे अतिथि हैं समाज अड्डे के मंच पर, उनका सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर आर के भटनागर जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मैं अभिनंदन करता हूँ। साथ ही प्रोफेसर निवेदिता मलिक जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मेरे विचारों से बताया कि किस तरह की जो एक सोच बनाई जा रही है वह गलत है और ये अच्छी सोच नहीं है। हमें युवा पीढ़ी के जो उनके सपने हैं उसके अनुरूप सरकार को अपनी योजनाएं बनानी चाहिए। साथ ही डॉक्टर रविंद्र राणा जी को मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि बहुत ही जो उन्होंने विषय की जो विस्तृत व्याख्या की उसमें सारे बिंदु को उन्होंने समेटा और हर बिंदु को उन्होंने छुआ कि किस तरह से जो विषय है उसकी जो सारगर्भिता है कितनी महत्वपूर्ण है। तो उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही हमारे साथ जोगिंदर विकल जी भी जुड़े हुए थे, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने अपने विचारों से पूरी चर्चा को नए आयाम प्रदान किए। तो आप सब जो अतिथि आज हमारे संवाद अड्डे के मंच पर थे, आप सभी की जो चर्चा है, जो विचार है, निश्चित रूप से हमारे दर्शकों को पसंद आएगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन। थैंक यू सर, थैंक यू। रविंदर जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने बड़ा अच्छे से सारे डाटा रखे, डाटा के साथ। थैंक यू। इन शब्दों से आज की चर्चा को विराम भी करते हैं और मुझे पूरा विश्वास है हमारे दर्शकों को ये चर्चा जरूर पसंद आएगी। और मैं अपने सभी दर्शकों से आग्रह करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।